Hello everyone, welcome to our channel and today we will discuss the fourth part of this chapter. इसके जो पिछले 3 पार्ट्स हैं वो हम लोग पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज ये फोर्थ पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज इसमें क्या होने वाला है। तो ये 31st क्वेश्चन है। देखिए जो इससे पहले जो 30 क्वेश्चन हैं वो पिछली वीडियोस में कवर कर दी गए, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक करिए जाके, तो वहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप लोग देख लीजिएगा तो आप आगे से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस है ना वो उन क्वेश्चंस को थोड़ा मर्ज करके उन्हीं में थोड़े मॉडिफिकेशंस करके बनाए गए। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस वही एकदम कॉपी हैं, लेकिन हाँ कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस उनको थोड़े मर्ज करे गए, क्योंकि वो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब ये जो इनमें वही जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो उनको थोड़ा लॉन्ग कर दिया गया। मतलब अगर वो जो 2 क्वेश्चंस थे तो उनको मिला के 1 किया गया है, तो ये अब थोड़े लॉन्ग टाइप में हो जाएंगे, थोड़े बड़े होंगे। तो अगर आपने वो पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब एज अ सजेशन है आपके लिए, बाद बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए अपना ये 31st क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। मतलब कि रिप्रोडक्शन कैसे प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी स्पीशीज़ को। कि अगर बात करी जाए स्टेबिलिटी की, मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब ग्रोथ रेट होती है, मतलब किसी स्पीशीज़ का जब बर्थ होता है तब उसी टाइम एट द सेम टाइम किसी और की डेथ भी हो जाती है। मतलब कि अगर किसी एक बच्चे ने अभी जन्म लिया तो एट द सेम टाइम कोई मर भी गया होगा। अगर बर्थ नहीं होगी और स्पीशीज़ में इंडिविजुअल अगर मरते ही जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो स्पीशीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा तो नए इंडिविजुअल बनेंगे उस स्पीशीज़ के, और जो पुराने इंडिविजुअल हैं नए वाले उनको रिप्लेस कर पाएंगे और ऐसी स्पीशीज़ आगे चलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में कि द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर्स दैट अलाउड द ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि जब डीएनए जो कॉपी होता है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वो कॉपी होता रहना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, और जो उसको कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए तो वो उसके पास नहीं आ पाएंगी। तो कंसिस्टेंसी डीएनए का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डीएनए कंसिस्टेंटली रेप्लिकेट करता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, तो एक ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटीज़ आती रहेंगी और फर्दर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। और सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि दिस कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। अब ये डीएनए की जो ये कंसिस्टेंसी है कॉपी होने की, यही पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब कि आगे स्टेबल रह पाएंगे, जो डेथ रेट हो रहा है उसको रिप्लेस बर्थ रेट कर पाएगा। द रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मतलब कि अगर आपको कोई भी स्पीशीज कंटिन्यू रखनी है, मतलब वो वैनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि टाइगर्स वो रिप्रोड्यूस कम कर पाते हैं, मतलब कि जो वो मर जल्दी रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जो उनके आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं, बेबीज हैं, वो उतनी जल्दी नहीं ग्रो कर पा रहे उस रेट से, तो वो पॉपुलेशन वैनिश हो रही है। अगर ऐसा सबके साथ होने लगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वर्ल्ड वैनिश हो जाएगा। तो उस हिसाब से रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन ही है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज इज अटेन्ड बाय इक्वलाइजिंग द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट रेशियो। जैसा कि आपको बताया कि जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, अगर वो इक्वल नहीं होगा, जिसमें डिसबैलेंस होगा, तो आगे खतरा होगा एनवायरनमेंट के लिए। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि बर्थ इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। मतलब बर्थ जब ही पॉसिबल है, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो बर्थ होगी, और बर्थ होना बहुत एसेंशियल है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस, मतलब कि ये जो नीचे दिए गए हैं कि पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस करता है और ये जो स्वीट पोटैटो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि ये पोटैटो है। अब इसके ऊपर अगर ये पोटैटो बहुत दिनों तक रखा रहेगा आपका, अगर ये बहुत दिनों तक रखा रहा तो इसके ऊपर जो ये ऐसे ऐसे कुछ बन जाते हैं ये। अब ये जो ये आउटलिंग्स, ये आउटलाइनिंग सी बन गई, इनको ट्यूबर कहा जाता है। और यही जो ट्यूबर्स हैं यही एक पोटैटो को हेल्प करते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में गाड़ दें सॉइल में तो ये एक प्लांट बन जाएगा। और स्वीट पोटैटो जो हैं वो रूट से करते हैं, मतलब कि रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्वीट पोटैटो रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं और पोटैटो आपको बताया कि ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारा 33 क्वेश्चन ये है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप इसमें जितने पॉइंट्स लिखना चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन 5 मार्क का है तो आप 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, और वहीं अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 2 या 3 पॉइंट्स लिखिए। कोशिश करिएगा 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही रहें कि एग्ज़ामिनर को कहीं भी ये मौका ना मिल जाए कि आपके मार्क्स काट दें। तो जितना पूछा गया है, अगर 5 मार्क्स का पूछा गया 5 पॉइंट्स लिखिए सफिशियंट है। लेकिन अगर 2 और 3 मार्क्स का पूछा गया तो आप उसमें कोशिश करिए कि जितने मार्क्स का है, छोटे क्वेश्चन है तो जितने मार्क्स का है उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही हो कि आपके कहीं मार्क्स कट ना जाएं। तो इसमें ये पहला पॉइंट है कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जो एसटीडीज़ होती हैं, इनसे बचाते हैं कि जब ये जो एसटीडीज़ होती हैं ये आपके बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर आप एसटीडीज़ से बचना चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से यूज़ करिए तो आप एसटीडीज़ से बचेंगे। और सेकंड ये लिखा है कि रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। अगर देखिए किसी कपल को अगर आगे फर्दर चाइल्ड नहीं चाहिए तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करे तो उसके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं होंगे। तो ये भी एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि सफिशिएंट गैप बिटवीन सक्सेसिव बर्थ। अगर किसी कपल को अपने बेबीज़ के बीच में एक सफिशिएंट गैप चाहिए है तो वो भी यूज़ करे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो वो आएगा। और फोर्थ पॉइंट ये लिखा है कि एंजॉइंग ए गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एसटीडीज़ नहीं होंगी तो एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव हो पाएगी। और अगर आपको एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहिए, आपको एसटीडीज़ से बचना है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एसेंशियल हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। अगर कोई कंट्रोल करना चाहता है पॉपुलेशन को तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करे जा सकते हैं। नहीं, ये हमारा नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट 34th क्वेश्चन में ये लिखा है कि इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। एक सुटेबल डायग्राम से हमको रीजनरेशन जो है उसको इलस्ट्रेट करना है। तो चलिए पहले डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि ये प्लेनेरिया है, ये एक प्लेनेरिया दिया हुआ है। जैसे कि ये प्लेनेरिया एक दिया हुआ है, इसमें देखिए कि आप ये जो प्लेनेरिया, अगर आप इसको कट कर दीजिए यहाँ से 2 हिस्सों से, चाहे किसी भी प्रोसेस से आप इसको कट करेंगे तो ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो आप यहाँ फर्दर आगे देखेंगे ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स बचे हैं, ये जो 3 पार्ट्स हुए, ये इंडिविजुअल अपनी एक बॉडी बना देंगे। इस पार्ट से जो देखिए ये बॉडी बन जाएगी, इस पार्ट से ये बॉडी बन गई, इस पार्ट से ये बॉडी बन गई। तो एक प्लेनेरिया जो है वो 3 पार्ट्स में, जो एक प्लेनेरिया है वो आगे 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो यही बात है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर देते हैं 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में, तो वो अगर आगे फर्दर अपने आप रेप्लिकेट कर जाता है तो उसी को रीजनरेशन कहा जाएगा। अभी यही इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि ऑन बीइंग कट और ब्रोकन इनटू 2 or more pieces, each piece will grow
टू फॉर्म द कंप्लीट इंडिविजुअल ऑफ प्लेनेरिया, मतलब कि जब आप एक प्लेनेरिया को या एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो रीजनरेशन कर सकता है, ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में काट देंगे, तोड़ देंगे, मतलब ब्रोक कर देंगे, तो वो अगर इंडिविजुअल फॉर्म कर पा रहा है अपने, तो उसको रीजनरेशन कहा जाएगा। और ये जो है कि इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मतलब कि कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि प्लेनेरिया को हेल्प करते हैं रीजनरेशन में। अगर ये नहीं होंगे तो रीजनरेशन ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। हमारे 35th क्वेश्चन में ये है कि लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम फॉलन ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट हुआ है, मतलब कि जब एक ब्रायोफिलम का जो लीफ होती है, ब्रायोफिलम की जो लीफ है, अगर वो ग्राउंड पे गिर जाए तो क्या वो नया एक प्लांट फॉर्म होगा, एक इंडिविजुअल प्लांट फॉर्म होगा? होगा तो क्यों होगा, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो लीफ है, इसकी एजेस पे, इसकी नॉचेस पे ये जो बनी हुई हैं, ये जो आउटलाइनिंग्स बनी हुई हैं शार्प, ये जो एजेस हैं, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये निकले हुए हैं, और जब ये लीफ अगर गिर जाएगी ग्राउंड पे, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगी, तो यही जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। अब ये एडवेंटिशियस बड्स, अब ये जो बड्स हैं अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी तो वो सॉइल में ग्रो करेंगी, फर्टिलाइज करेंगी, और जब वो वहाँ पे जाएंगी सॉइल में तो एक इंडिविजुअल प्लांट फॉर्म हो जाएगा। अब ये इसी पॉइंट में यही लिखा है कि लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बियर एडवेंटिशियस बड्स इन द मार्जिनल नॉचेस। अभी जो मार्जिनल नॉचेस हैं, ये किनारे किनारे साइड में जो मार्जिनल नॉचेस हैं, इन्हीं पे जो एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। एज द लीव फॉल डाउन on the ground and come in contact with the soil, the buds sprout and forms a new plant, मतलब कि जब ये लीव नीचे गिरेगी तो ये जो बड्स हैं ये सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी और एक नया प्लांट फॉर्म करेंगी। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन टू द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में ये कहा गया है कि जब एक प्लांट की ओवरी जो है, जब वो फर्टिलाइज होगी, मतलब कि जब ओवरी का फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जब ओवरी फर्टिलाइज हो गई तो उसके बाद उस ओवरी का क्या होगा? अब जैसे जैसे वो ओवरी मैच्योर होती जाएगी ना, तो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें यही कहा गया है, ए पॉइंट का आंसर यही होगा कि जब ये ओवरी जब मैच्योर हो जाएगी तो वो एक फ्रूट में कन्वर्ट होगी। इसी का बी पार्ट है, उसमें ये है कि नेम द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म बताने हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसमें ये दो लिख सकते हैं कि हाइड्रा एंड राइजोपस आर द टू ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। और भी मतलब आप लिख सकते हैं, अमीबा हो गया, और भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इनमें कोई भी आप दो लिख दीजिए, हाइड्रा लिख दीजिए, राइजोपस लिख दीजिए, अमीबा लिख दीजिए, और बहुत सारे हैं, नाम यार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हैं। उनमें कोई भी दो एग्जांपल लिखिए तो उनमें यही हो जाएगा कि दो जो हाइड्रा और राइजोपस ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसी सी पार्ट में पूछा गया कि व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनाड्स इन ह्यूमन बीइंग्स नोन एज, मतलब कि जो मेल और फीमेल गोनाड्स होते हैं, जहाँ से मतलब कि जो स्पर्म और वो है ओवा, वो कहाँ से रिलीज होते हैं, मतलब कौन से वो पार्ट्स हैं। देखिए जो मेल गोनाड्स, मतलब मेल में जो पार्ट होता है वो टेस्टिस, ये स्पर्म जो है ना वो टेस्टिस से निकलते हैं, और फीमेल में ओवरीज से ओवा निकलता है। तो सी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। 37 क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मेंशन द मेथड्स यूज्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसमें यह है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ए नंबर ऑफ टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर द रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब कि अगर आप चाइल्ड बर्थ को रोकना चाहते हैं, मतलब यह रोकना क्या, रेगुलेट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स मतलब बेसिकली 3 मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड आता है कि बैरियर मेथड्स। इसमें यह है कि यूज़ ऑफ फिजिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म।
मार्केट में कुछ फिजिकल डिवाइसेस प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से स्पर्म की जो एंट्री है वो रोकी जा सकती है। अब जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसके कारण आप चाइल्ड बर्थ को रेगुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इनके एग्जांपल्स हैं कि कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप या कॉपर टी। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स विच कैन बी यूज्ड एज बैरियर मेथड्स। मतलब अगर आप ये यूज़ करेंगे तो स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करेगा, जिसके कारण चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगा। सेकेंड मेथड ये है कि केमिकल मेथड्स। ये बेसिकली बहुत वैसे मेथड्स हैं कि मतलब अच्छे नहीं माने जाते हैं बॉडी हेल्थ के लिए। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी पे हार्म होंगे, मतलब आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाएंगे, और ये मतलब अच्छे ज़्यादा नहीं होते हैं, आपकी बॉडी को अफेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कई लोग करते हैं लेकिन बेसिकली डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इनको यूज़ ना किया जाए। तो इसमें ये है कि यूज़ ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स बाय फीमेल्स के द्वारा ना इसमें कुछ ड्रग्स ली जाती हैं जिसमें जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो एटमोस्ट बंद से हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ से कुछ हो पाएगा। तो इसमें यह है कि ओरल पिल्स भी है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेनली हार्मोनल प्रिपरेशन। मतलब कि जो ओरल पिल्स हैं ये मेनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है कि हार्मोनल चेंजेस ना हों। और ये वेजाइनल पिल्स भी हैं कि दिस पुट्स इन वेजाइना एंड किल्स स्पर्म। मतलब कि ये जो पिल्स हैं वेजाइना में रख दी जाती हैं, पुट कर दी जाती हैं, जिसके कारण स्पर्म जो है वो किल हो जाते हैं। और जब स्पर्म ही किल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं अकर करेगा तो चाइल्ड बर्थ भी ऑब्वियसली नहीं होगा। थर्ड मेथड हमारा आता है कि सर्जिकल मेथड। अब ये जो है सर्जिकल मेथड एक और ऐसी चीज़ है यहाँ पे ऑपरेशन ही कर दिया जाता है, आपका ऑर्गन ही पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये जो परमानेंट फिर सॉल्यूशन हो जाता है, अगर किसी ने ये करवा लिया तो आगे फिर वो फ्यूचर में कभी नहीं कर पाएगा कुछ। मतलब कि रिप्रोडक्शन आगे अकर होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन आगे हो ही नहीं सकता है। इसमें ये है कि वैसेक्टोमी है पहली चीज़, तो कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस। मतलब कि जो मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होती है, जहाँ जो ये पैसेज है स्पर्म का, वही पैसेज ही ख़त्म कर दिया जाता है। जहाँ से स्पर्म जाता है वो रास्ता ही बंद हो जाता है, तो स्पर्म आगे आगे अपना पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो आगे फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा। और फीमेल्स में ये होता है कि ट्यूबेक्टोमी होता है। इसमें ये होता है ना कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जैसे स्पर्म जब पहुंच जाएगा फीमेल बॉडी में तो फैलोपियन ट्यूब से अंदर नहीं जा पाएगा, कि ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे स्पर्म और ओवा फ्यूज नहीं करेंगे। दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन विल नॉट हैपन। तो ये तीसरा मेथड है जिससे कि चाइल्ड बर्थ को रेगुलेट किया जा सकता है। आप अगर ये क्वेश्चन आए पेपर में तो आप ऐसे डायग्राम बनाइए, ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए, आंसर प्रेजेंट ऐसे करिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे यार, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। हमारा 38 क्वेश्चन ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेनर्स एंड मेनोपॉज। अब देखिए, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो यार देखिए, उनकी ज़रूरत है। अब जैसे यही क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेनर्स एंड मेनोपॉज। अगर ये आपने पिछले सेशंस देखे होंगे तो इनमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मीनार्स क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है। अब उसी में ये दो दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए कि मीनार्स और मेनोपॉज क्या चीज़ है। ऐसा आप इसमें मेरा आपको समझाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पिछले वीडियोस प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए, आपको बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरत है उनकी। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत लैग आएगा। और ज़्यादा मतलब उनकी ड्यूरेशंस भी नहीं है, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा टाइम वेस्ट होगा नहीं। और आपको इन्फॉर्मेशन उनसे बहुत मिलेगी। मतलब 30 क्वेश्चन हैं, आपको 45 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। तो देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी उनसे, आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। रही बात इस क्वेश्चन की, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। और अगर आपको पढ़ना है तो ये लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स।
इन केस ऑफ प्लांट्स द पोलन ग्रेन रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स। जो प्लांट्स होते हैं इनके केस में ना, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे एंटर करता है तो पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स रिलीज करता है। उनमें से जो वन फ्यूजेस विद द एग, उनमें से जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एक तो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, और जो दूसरा होता है, दूसरा मेल गैमेट जाइगोट बनाने में मदद करता है। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियर। जो पहला वाला था मेल गैमेट, वो पोलर न्यूक्लियाई बनाने में मदद करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। दिस इज सेड टू बी ट्रिपल फ्यूजन, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। दिस इनसाइड एन एम्ब्रियो सैक टू फ्यूजन सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस। मतलब कि ये आप एक बात समझिए कि एनसीईआरटी में एक अच्छा खासा टॉपिक दिया गया है, इसका एक फिगर भी दिया गया है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो आप कोई इस क्वेश्चन में मतलब अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज लिखिए, अपने वर्ड्स लिखिए, वो भी सफिशिएंट है। मतलब ये है तो आपकी एक रेफरेंस के लिए है, आप चाहें तो इनसे ऐसा लिख सकते हैं। आपको ये आंसर्स रटने की ज़रूरत नहीं है कि यही आप रट लीजिए, इनसे रेफरेंस लीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, अपने आंसर्स बनाइए। मतलब ये मेन पॉइंटर्स हैं कि आप ऐसे ऐसे लिखिए, इनकी मदद लीजिए, करिए, तो ये उस रेफरेंस के लिए हैं। तो हम थे कि दिस इनसाइड एन एम्ब्रियो सैक 2 फ्यूजन सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस। मतलब कि एम्ब्रियो सैक में 2 फ्यूजन्स होते हैं, एक को सिंगामी कहा जाता है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है जो कि टेक प्लेस करता है, मतलब कि अकर होता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ 2 फ्यूजन्स अकर इन एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ये जो हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये जो मैकेनिज्म है इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डेफिनेशन ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में सीधी सीधी आ सकती है 2 मार्क्स की कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, इसके आगे भी पॉइंटर्स होते हैं वो भी लिखिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है कि एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विथ एग्जाम्पल्स। अब इसमें मतलब यार इतना कंटेंट है कि आप इसमें चाहे कुछ लिखिए, चाहे कुछ मतलब ऐसे भी कुछ भी आला ना लिख दें, कि एक एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है इसके बारे में, जैसे कि ये पॉइंट्स 4 पॉइंटर्स हैं कि आप इसी में बहुत कुछ लिख सकते हैं। कि ये लिखा है कि कटिंग, तो आप इसमें कटिंग समझाइए अच्छा खासा कि कटिंग क्या होता है। सेकंड पॉइंट है लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है। आप पता तो हो गई, एटलीस्ट चैप्टर तो आपने पढ़ रखा है यार, तो उस हिसाब से आप लिखिए कटिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन, इन विट्रो, ये सब आपको पता होता है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गार्डन्स होते हैं, आपने खुद किया होगा कि जो रोज़ प्लांट होते हैं, अगर आप उसके स्टेप को काट के सॉइल में लगा दें एक अच्छे प्रोसेस से, मतलब एक प्रोसेस होता है उसको अगर आप फॉलो करें और उसकी जो स्टेम होती है उसको आप लगा दीजिए सॉइल में, तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कटिंग। कि ए लेयरिंग ए प्लांट cutting is piece of a plant, a plant cutting is a piece of plant that is used in horticulture for vegetative propagation। मतलब कि जो प्लांट का एक पीस यूज कर लिया जाता है हॉर्टिकल्चर में एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ए पीस ऑफ स्टेम और द ऑफ द रूट ऑफ द सोर्स प्लांट। मतलब कि एक सोर्स प्लांट होता है, उससे या तो आप स्टेम ले लीजिए या रूट ले लीजिए, जो भी सुटेबल मीडियम हो, मिट्टी हो, सॉइल मॉइस्ट सॉइल हो, उसमें आप उसको प्लेस करिए। एक फिक्स प्रोसेस होता है, उससे प्लेस करिए तो वही होगा कि मतलब एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग ये होता है कि इट इज़ अ मेथड इन विच 2 parts of different plants are joined together in such a way that they unite and grow as a one plant। ग्राफ्टिंग ये है कि 2 डिफरेंट प्लांट्स लीजिए, उनके एक साथ जोड़ दीजिए और वो इस तरीके से ग्रो करेंगे कि वो एक ही प्लांट जैसे ग्रो करेंगे। मतलब आप ऐसे 2 प्लांट्स जोड़िए कि जिनकी थोड़ी स्पीशीज मतलब एक जैसे हों। अब जैसे आप खट्टे फलों के पेड़ ले लीजिए, एक लेमन का ले लीजिए, एक ऑरेंज का ले लीजिए, दोनों ही खट्टे होते हैं, दोनों ही सिट्रस फ्रूट माने जाते हैं। अगर आप उनको एक अच्छी तरीके से जोड़ेंगे, लेयर करेंगे, उनकी थोड़ी ग्राफ्टिंग करेंगे, मतलब उनको थोड़ा अटैच कर देंगे, एक प्रोसेस होता है उससे, तो वो एज अ वन प्लांट ग्रो करेंगे। मतलब आप देख के बहुत शॉक भी हो सकते हैं कि एक पेड़ के नीचे ऑरेंजेस भी होते हैं और उसी पेड़ के ऊपर आपको लेमन नींबू भी मिल जाएगा।
तो ऐसा होता है, दिस इज पावर ऑफ बायोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड ऑन टू द अदर प्लांट इज नोन एज स्कियोन। मतलब ये है कि जब आप जोड़ेंगे, मान लीजिए ये आपका नीचे का बेस था, ऐसा ऐसा क्या, ऐसा बेस था, अरे यार, ऐसा बेस था मान लीजिए, तो द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड टू द अदर प्लांट इज नोन एज स्कियोन एंड द प्लांट ऑन विच द ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म स्टॉक। मतलब ये जो पार्ट है इसको स्टॉक कहा जाएगा, इसके ऊपर रखा जाएगा। अब जैसे कि ये पार्ट आप इसके ऊपर लगाएंगे तो इस पार्ट को तो स्टॉक कहा जाएगा और इसको स्कियोन कहा जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है, आप इसको थोड़ा समझिए। टर्मिनोलॉजी इसकी बहुत ज़रूरी हो सकती है, पूछा जा सकता है कि स्कियोन और स्टॉक क्या हो सकता है। स्कियोन और स्टॉक ये क्या हो सकता है, ये दिस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड्स। तो आपको इस बात के लिए प्रिपेयर रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार वॉच करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते रहिए। ये तो बात आपको वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं, आप पढ़ते ही हैं।